Hello, friends. Very warm welcome to LK Academy. I hope every one of you is safe and doing well at your home. So, पढ़ाई हमारी वापस स्टार्ट हो चुकी है. You are getting the regular lectures for all the subjects. So, I would suggest to just continue your study. And this is our current affairs lecture number 34. So, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अ कोट जो कि है पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू. आपको यहाँ से सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आपके डाउट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 6 बजे कोई आपको उठा के चेक करेगा कि आपने 12 घंटे पढ़ाई की या 14 घंटे पढ़ाई की. वो डिसिप्लिन आपके अंदर फ्रॉम विद इन आना चाहिए, खुद से आना चाहिए, राइट. जब तब जाके कंसिस्टेंसी मिलेगी आपको, और जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी उतना आपका पढ़ाई अच्छा होगा. चलिए इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे विथ अ वेरी सिंपल टॉपिक जो कि है ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020. रिसेंटली महाराष्ट्र के एक टीचर को ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला है. न्यूज़ में आई एम श्योर आपने देखा ही होगा. सो क्या नाम है उनका? उनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले. रंजीत सिंह दिसाले, प्राइमरी टीचर फ्रॉम महाराष्ट्र सोलापुर. सो अंडरलाइन कीजिए रंजीत सिंह दिसाले, आपको नाम याद रखना है. महाराष्ट्र में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से है वो आपको याद रखना है. रंजीत सिंह दिसाले, प्राइमरी टीचर फ्रॉम महाराष्ट्र सोलापुर, हैज़ वॉन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2020. वैश्विक शिक्षक पारितोषिक उन्होंने जीता है 2020 के लिए. ग्लोबल टीचर प्राइज क्या है? इट इज़ अ $1 million अवार्ड प्रेजेंटेड एन्युअली टू एन एक्सेप्शनल टीचर हु हैज़ मेड एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू देयर प्रोफेशन. तो ये पूरी दुनिया में से ऐसे टीचर्स को फिल्टर आउट किया जाएगा जिन्होंने अपने फील्ड में एजुकेशन के लिए कोई एक्सेप्शनल काम किया हो, कोई काफ़ी आउट ऑफ द वे जाके काम किया हो, जिसका फ़ायदा एजुकेशन को या उनकी स्कूल को या उनके डिस्ट्रिक्ट को और मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट को हुआ हो. ऐसे टीचर्स को ये अवार्ड दिया जाता है. फाउंडर कौन है इसके? सो वर्की फाउंडेशन, which is a global charitable foundation focused on improving the standards of education across the world. The award is organized in partnership with UNESCO. सो यूनेस्को के साथ मिलकर वार्की फाउंडेशन जो है वो ये अवार्ड देता है, जिसकी प्राइज मनी क्या है? $1 million. ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, इट सर्व्स टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटर्स एंड द फैक्ट दैट थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर एफर्ट्स डिजर्व टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड सेलिब्रेटेड. जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ टीचर्स को काफ़ी अहमियत दी जाती है, उनकी सैलरी अच्छी है, उनको काफ़ी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनको रिकॉग्निशन दिया जाता है. बट जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या जो डेवलपिंग कंट्री है या जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे टीचर्स को इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता. जबकि टीचर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर इन द फाउंडेशन ऑफ अ स्टूडेंट, फाउंडेशन ऑफ अ सोसाइटी. मान लीजिए आपको टीचर स्कूल में बॉम्ब बनाना सिखा रहे हैं या दंगे करना सिखा रहे हैं, तो वो जनरेशन कैसी निकलेगी? देश के लिए वो क्या कर सकती है, कितना हार्म कर सकती है, राइट. सो वी आर थैंकफुल के टीचर जो है वो हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसी के लिए, उस रोल के लिए उनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए ऑन अ वर्ल्ड लेवल. और यही उसका मेन मोटो है. इट सर्व्स टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटर्स एंड द फैक्ट दैट थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर एफर्ट्स डिजर्व टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड सेलिब्रेटेड. It seeks to acknowledge the impacts of the very best teachers, not only on their students, but on the communities around them. And inadequate education is a major factor behind the social, political, economic, and health issues faced by the world today. सारे प्रॉब्लम्स का अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर, तो बेसिक सोल्यूशन क्या हो सकता है कि उनको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करवा दो. एजुकेशन अगर किसी को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, राइट, तो वो बंदा जॉब कर सकेगा. जॉब करेगा तो फिनेंशियल जो उसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. जब किसी इंडिविजुअल की फिनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ओवरऑल, ओवर द जनरेशन, देश की जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. अच्छा स्टैंडर्ड
ऑफ लिविंग उसको मिलेगा, तो सोसाइटी अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ जा पाएगी। ये सारी चीज़ें बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? अच्छे एजुकेशन के ऊपर। तो देखिए एजुकेशन के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। कौन सी? एंड इनएडेक्वेट एजुकेशन इज़ अ मेजर फैक्टर बिहाइंड द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ इश्यूज फेस्ड बाय द वर्ल्ड टुडे। एजुकेशन हैज़ द पावर टू रिड्यूस पॉवर्टी, प्रेजुडिस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इसीलिए जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, उन एजुकेटर्स को, उन टीचर्स को रिकॉग्निशन मिलना इज़ नेसेसरी एंड दैट्स वाई ये प्राइज़ दिया जाता है। रंजीत सिंह दिसालेस कंट्रीब्यूशन, क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था अपनी स्कूल के लिए, अपने एरिया के लिए? सो ही चेंज्ड अ dilapidated school to a school which went to become the first in Maharashtra to introduce quick response codes, QR codes। अब dilapidated का मतलब क्या है कि जो जर्जरित हो चुकी है जो स्कूल, टूटा फूटा फर्नीचर है, स्कूल के बिल्डिंग में कोई लेना देना नहीं है, बेंच नहीं है, या एटसेट्रा एटसेट्रा, जो काफ़ी लास्ट स्टेज पर और वर्स्ट स्टेज पर जो स्कूल पहुंच चुकी है, उनको उन्होंने कन्वर्ट करके ऐसी स्कूल में, ऐसी डिजिटल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया कि जो बन गई महाराष्ट्र में पहली क्यूआर कोड रखने वाली स्कूल। क्यूआर कोड वी ऑल नो, जब आप डिजिटल पेमेंट करते हो, राइट? सो क्यूआर कोड क्या है? बेसिकली इट्स अ मीडियम, राइट? कि हर एक किसी को अगर एक यूनिक क्यूआर कोड दे दिया जाएगा तो आपका जो डिजिटल पेमेंट है वो ईजी हो जाएगा। अब देखिए ये सिर्फ डिजिटल पेमेंट में क्यूआर कोड यूज़ नहीं होगा, क्यूआर कोड एक्स नंबर ऑफ फील्ड में यूज़ हो सकता है। कैसे? सो क्यूआर कोड इज़ अ टाइप ऑफ बार कोड दैट कंटेन्स अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। स्क्वायर जो है, डॉट डॉट छोटे छोटे डॉट है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। इट कैन बी स्कैन्ड यूजिंग अ क्यूआर स्कैनर और अ स्मार्टफोन विथ अ बिल्ट इन कैमरा। He not only translated the class textbooks into his pupils' mother tongue, but also embedded them with a unique QR codes to give students access to audio poems, video lectures, stories and assignments। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि काफ़ी सारी फैक्टर्स की वजह से जो गवर्नमेंट स्कूल में जो एनरोलमेंट होता है वो काफ़ी कम होता है। अगर एनरोलमेंट होता भी है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो बच्चे एब्सेंट रहने लगते हैं या नहीं आते हैं। देर आर वेरियस रीजंस। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एनसीईआरटी की बुक्स जो थी उनको मदर टंग में कन्वर्ट कर दिया और उसके वीडियो लेक्चर्स बनाए, ऑडियो लेक्चर्स बनाए, और हर एक वीडियो लेक्चर्स या ऑडियो लेक्चर्स को एक क्यूआर कोड असाइन कर दिया किसी भी स्टूडेंट्स को। जब ये मदर टंग के जो ऑडियो या वीडियो लेक्चर्स है उनको अगर एक्सेस करना है तो उनको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, वो क्यूआर कोड एक्सेस करना है। जैसे ही वो क्यूआर कोड एक्सेस कर लेंगे उनको सारी एक्सेस मिल जाएगी टू access all these videos and audios। Okay, now this is bit of a new thing for education sector in India and especially for government school students, right? He is also passionate about building peace between young people across conflict zones। और आजकल तो हमें पता है कि इंडिया में पिछले काफ़ी सालों से अलग अलग फील्ड में, अलग अलग लेवल में, अलग अलग रीजन में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। मतलब कुछ वर्दी है, कुछ अनवर्दी है। ओके, his Let's Cross the Borders project connects young people from India and Pakistan, Palestine and Israel, Iraq and Iran and the US and the North Korea। अब देखिए ये कहाँ तक अपना जो आइडिया है उनको उन्होंने डिजिटाइज कैसे कर दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद से वो अलग अलग रीजन के स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं। कौन से देश के स्टूडेंट्स को वो इकट्ठा कर रहे हैं? इंडिया, पाकिस्तान, पैलेस्टाइन एंड इसराइल, इराक एंड ईरान एंड यूएस एंड नॉर्थ कोरिया। अब देखिए जो आप पेयर्स देखोगे तो वो काफ़ी कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, एनिमीज़ माने जाते हैं। ये जो दो दो कंट्रीज़ हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान एनिमी, पैलेस्टाइन एंड इसराइल टोटल एनिमी, इराक एंड ईरान एनिमी, यूएस एंड नॉर्थ कोरिया एनिमी। तो इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है लेट्स क्रॉस दी बॉर्डर्स नाम का, जिनकी मदद से ये वहाँ के स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ने का काफ़ी नोबल काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको रंजीत सिंह दिसाले के बारे में याद रखनी है। ओके, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये, जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है
आपकी इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए, जो कि है मॉनिटरी पॉलिसी फ्रॉम आरबीआई। सो रिसेंटली द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, जिनमें 6 सदस्य होंगे, वी ऑलरेडी नो 3 सदस्य होंगे जो आपके आरबीआई को रिप्रेजेंट करेंगे, और तीन जो बाकी के मेंबर होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। कोरम कितना होगा? कोरम होगा 4 लोगों का। अगर 4 मेंबर नहीं होंगे तो जो मीटिंग है उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। कोई मेजर डिसीजन कोरम पूरा होए बिना नहीं लिए जा सकते, दैट इज़ दी रूल। और अगर मान लीजिए कि टाई होती है, किसी पॉलिसी पे डिस्कशन होता है और जब वोटिंग होता है, मुद्दे पर टाई हो जाती है, तो क्या होगा? तो आरबीआई के जो गवर्नर है उनका जो वोट होगा वो कास्टिंग वोट होगा, वो डिसाइडिंग वोट होगा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और 3 महीने में एक बार मिलना ज़रूरी है। मीनिंग क्या हो गया इसका कि एवरी ईयर मिनिमम 4 टाइम्स मीटिंग होनी ही चाहिए, डिस्कशन होना ही चाहिए मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का। ओके, सो रिसेंटली द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लेफ्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड and maintained an accommodative policy stance as it prioritized support for the economy's recovery over inflation amid the COVID-19 pandemic। तो वी ऑलरेडी नो कि पिछला जो साल है मार्च 2019 से लेकर इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में चल रही है, वो नेगेटिव में चल रही है। और जो अनलॉक स्टार्ट हुआ, राइट, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो जो अनुमान लगाया गया था वो क्या था कि -23.9% से हमारी जो इकोनॉमी है वो पीछे चली गई है। क्या रीज़न था? क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद था, मैन्युफैक्चरिंग बंद था, डिस्ट्रीब्यूशन बंद था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो नेगेटिव में चली गई थी। It has also announced various other liquidity management measures and steps to improve regulatory oversight of the financial system। तो एज ऑफ नाउ आरबीआई ने जो रेपो रेट था उसको अनचेंज्ड रखा है, और काफ़ी सारे मेजर्स फिनेंशियल सिस्टम में अनाउंस किए हैं जो कि लिक्विडिटी अश्योर करेंगे। द एमपीसी is a statutory and institutionalized framework under the RBI Act 1934। So it is a statutory body under the RBI Act of 1934 for maintaining price stability while keeping in mind the objective of growth। It determines the policy interest rate required to achieve the inflation target of 4%। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई अपने हिसाब से मार्केट कंडीशन को देखकर डिसाइड करेगी, और सारे बैंक्स जो है, पूरी फिनेंशियल सिस्टम आरबीआई के अनाउंसमेंट को फॉलो करेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रेपो रेट क्या है? सो द एमपीसी हैज़ केप्ट आरबीआई's की lending rate, the repo rate is steady at 4% and reverse repo rate at 3.35%। दिस इज एज ऑफ दिसंबर 2020। हो सकता है कि आने वाले 1, 2 या 3 महीनों में ये चेंज भी हो जाए। सो दिस इज नॉट अ स्टैटिक थिंग, स्टैटिक नंबर नहीं है। दिस कीप्स ऑन चेंजिंग बेस्ड ऑन द डिस्कशन और पॉलिसी ऑफ आरबीआई। सो एज ऑफ 9th of December 2020 रेपो रेट क्या है? 4% एंड रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। द रेपो रेट ऑल्सो नोन एज द पॉलिसी रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई प्रोवाइड्स लोन्स टू बैंक्स। और ये सेंटेंस नए नए स्टूडेंट्स के लिए है। जो ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए, दे आर ऑल्सो अवेयर विद द टर्मिनोलॉजी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है। आरबीआई जो अमाउंट पे बैंक्स को पैसा लेंड करेगी और उस पे जो ब्याज लेगी उसको क्या कहेंगे? हम रेपो रेट कहेंगे। और रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? जब कभी आरबीआई को डे टू डे ट्रांजैक्शन में पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो वो किसी भी बैंक से अगर पैसा उधार लेते हैं फॉर अ स्टिपुलेटेड टाइम, उस पे जो ब्याज दिया जाएगा उसको क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। The reverse repo rate is the rate at which the commercial banks park their money with the central bank। It has left key policy rates unchanged for the third time in a row in the wake of persistently high retail inflation, even as it pointed to the economy which contracted in the last 2 quarters, showing signs of early recovery।
तो देखिए अभी आपको पता है कि काफ़ी सारे इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो रही है। सब्जियों के दाम ज़्यादा है, गोल्ड के दाम ज़्यादा है, पेट्रोल के प्राइस, क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो पिछले कुछ दिनों में हमें बढ़ते हुए दिखे हैं और कुछ-कुछ जगहों पे वो 90 प्लस पहुंच गए हैं। तो इसको कंट्रोल करना किसकी ज़िम्मेदारी है? गवर्नमेंट और आई आरबीआई की ज़िम्मेदारी है। मोटे तौर पर गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, बट गवर्नमेंट किसके साथ मिलकर इन्फ्लेशन को काबू में रखेगी? फ़ाइनेंशियल तौर पर आरबीआई के साथ गवर्नमेंट काम करेगी। तो क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में हमारी इकोनॉमी डाउन थी, बट ये अब माना जा रहा है कि क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग जो है, मार्केट पूरी तरह से, ऑलमोस्ट पूरी तरह से स्टार्ट हो गया है, तो अर्ली रिकवरी के साइंस हमें देखने को मिलेंगे और हमारा जो जीडीपी होगा वो 2 डिजिट में आने वाले क्वार्टर में, आफ्टर मार्च 2021 हमें 2 डिजिट में हमारा जीडीपी जाता हुआ दिखेगा, एंड दैट इज द साइंस ऑफ अर्ली रिकवरी। द सेंट्रल बैंक हैज स्लैश्ड द रेपो रेट बाय 115 basis points since late March to cushion the economy from the fallout of the COVID-19 and the resultant lockdowns. Generally, a low repo rate translates into low cost loans for the general masses. और ये ऑलरेडी हम ऑपरेशन ट्विस्ट, अगर आपको पता है, राइट, तो ऑपरेशन ट्विस्ट और लो रिवर्स रेपो रेट या लो रेपो रेट, ये सारी चीज़ें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जस्ट कॉन्टेक्ट मी. जीडीपी प्रोजेक्शन क्या रहेगा? सो द रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज popularly known as GDP, for financial year 2020 to 2021 has been projected as minus 7.5%. Real GDP is an inflation adjusted measure that reflects the value of all goods and services produced by an economy in a given year. However, with the country gradually opening up after the lockdown and the improvement in activity in the second quarter, GDP is expected to expand by 0.1% in the December quarter and 0.7% in the March quarter. This is also an assumption as of now. जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिनेंशियल मार्केट वापस स्टार्ट हो जाएगा, डे टू डे लाइफ फुल फ्लेज पे जब काम करने लगेगी, तो ये नंबर हाई जा सकते हैं और हमारा जीडीपी जो है फॉर 2021 टू 2022 फिनेंशियल ईयर के लिए वो डबल डिजिट में जाने का अजम्पशन अभी आरबीआई लगा रहा है. जीडीपी ग्रोथ कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23.9%. ओके, जो कि मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब क्या है? इट इज़ -23.9%. जीडीपी ग्रोथ is -23.9% in the quarter 1 of 2020 compared to the same period in 2019. ओके, अब देखिए क्वार्टर 1 का मतलब क्या है? अप्रैल, मई और जून. इसको जनवरी, फरवरी और मार्च आपको नहीं मानना है. हमारे यहाँ फिनेंशियल ईयर को हम फॉलो करेंगे, तो फिनेंशियल ईयर मार्च 31 को ख़त्म होगा और नया फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा. तो अगर एक फिनेंशियल ईयर की मुझे बात करनी है तो इंडिया कौन सा फिनेंशियल ईयर फॉलो करता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च टू द नेक्स्ट ईयर. अंडरस्टूड? तो क्योंकि हमारा मार्च 23 से हम लॉकडाउन में एंटर कर गए थे, अप्रैल, मई और जून तक हमारा लॉकडाउन रहा था, कंप्लीट लॉकडाउन रहा था, जिसकी वजह से जो हमारा जीडीपी था वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया था और वो था -23.9%. अंडरस्टूड? चलिए, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ऑस्ट्रेलिया से आते हुए हमें दिख रहे हैं, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू नेचर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी. चलिए, सो रिसेंटली द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम जानते हैं IUCN के पॉपुलर नाम से. So recently, IUCN has highlighted that Australia's Great Barrier Reef is in a critical state and deteriorating as climate change warms up the waters in which it lies. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ जो है, जिसको हिंदी में हम प्रवाल कहेंगे, तो उनको खतरा होता हुआ दिख रहा है. अब देखिए ये क्यों चिंता का विषय है? तो बैरियर रीफ जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपने कभी डिस्कवरीज अगर कभी देखा हो, तो ओशन के अंदर बड़े बड़े जंगल जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, हार्ड स्ट्रक्चर.
इस तरह के से अलग-अलग टाइप के, अलग-अलग रंगों के, अलग-अलग साइज़ेस के। तो इट्स अ बेसिकली एक एंटायर विलेज वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली क्या है, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रवाल या रीफ, तो सालों से चलती आ रही प्रोसेस के वजह से एक पूरा हार्ड स्ट्रक्चर समंदर के अंदर बन चुका है, जो कि हेल्पफुल है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उनको वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, उनको वो फूड प्रोवाइड करता है। और फूड चेन में जो बैरियर रीफ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉट ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओशन। ये जो बैरियर रीफ है वो ह्यूमंस को भी क्लिनिकली और मेडिकली सोर्सेज प्रोवाइड करवा दे। तो हमारी जो वैक्सीनेशन है या जो कुछ रेयर मेडिसिन है वो हमें कहाँ से मिलती है, उनका सोर्स बेसिकली क्या है, दिस काइंड ऑफ बैरियर रीफ्स। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ओके देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको स्पेस से भी दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो स्पेस से भी देखा जा सकता है, उसको स्पेस से भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है इन दी ओशन। तो क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि क्लाइमेट चेंज इज अ बर्निंग इश्यू फॉर एवरी फील्ड, फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, वो इसको असर कर रहा है। और IUCN ने ट्रिगर किया है कि अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो वो ज़्यादा हार्म करेगा ग्रेट बैरियर रीफ को। और देखिए ये क्यों रेड सिग्नल यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि इसको बनने में, ग्रेट बैरियर रीफ को बनने में या बैरियर रीफ को इन जनरल बनने में सेंचुरीज लग जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि ये बैरियर रीफ ख़त्म हो जाता है तो आने वाले कई सेंचुरीज तक उसको टाइम लगेगा रिकवर करने में, एंड ह्यूमन रेस कैन नॉट अफोर्ड दैट, एंड दैट्स वाई उसका कंजर्वेशन करना इज़ नेसेसरी फॉर अस। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में काफ़ी कम जगह पे हमें बैरियर रीफ देखने को मिलेंगे। एक तो है गल्फ ऑफ कच्छ में, दूसरा है लक्षद्वीप में, तीसरा है गल्फ ऑफ मन्नार में, और चौथा है अंडमान निकोबार आइलैंड में के आसपास, राइट। तो इंडिया में ये 4 जगहों पर हमें बैरियर रीफ देखने को मिलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? सो इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिव एंड स्पेक्टेक्युलर कोरल रीफ इकोसिस्टम composed of over 2,900 individual reefs and 900 islands. The reef is located in the Coral Sea off the coast of Queensland, Australia. It can be seen from the outer space and is world's biggest single structure made by living organisms. This reef structure is composed of and built by billions of tiny organisms known as coral polyps. सो कोरल पोलिप्स, जो अब देखिए कोरल पोलिप्स क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो वो अपनी लाइफ, कुछ दिनों की जो उनकी लाइफ है, उसके बाद उनके जो स्केलेटन्स है वो उसी जगह पे एक दूसरे के ऊपर जमते जाते हैं, और इसकी वजह से माउंटेन जैसी स्ट्रक्चर ओशन में फॉर्म होती है। और वो स्केलेटन लाइक जो स्ट्रक्चर है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड प्रोवाइड करवाता है और शेल्टर प्रोवाइड करवाता है। दे आर मेड अप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पोलिप्स विच आर टाइनी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। एट देयर base is hard protective limestone skeleton called a calicle which forms the structure of coral reefs. These polyps have microscopic algae called zooxanthellae living within their tissues. The corals and algae have a mutualistic relationship. It was selected as World Heritage Site in 1981. तो 1981 में ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकग्निशन दिया गया था। IUCN क्या है? सो इट्स अ membership union uniquely composed of both government and civil society organizations. Created in 1948, it is a global authority of the status of the natural world and the measures needed to safeguard it. Natural world में सारी चीज़ें आ गई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सब को सेफगार्ड करने का काम कौन करेगा? IUCN।
It is headquartered in Switzerland. The IUCN Red List of Threatened Species is the world's most comprehensive inventory of the global conservation status of plant and एनिमल स्पीशीज। और ये हमारे लिए IUCN जो है वो नया नहीं है। टाइम टू टाइम हमने देखा है कि इंडिया में कौन से प्लांट को या एनिमल को IUCN के रेड लिस्ट में या एंडेंजर्ड के लिस्ट में रिकॉग्नाइज किया गया है और उनके कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, सर्जरी एंड आयुर्वेदा। तो रिसेंटली अगर आपने पिछले 2-3 दिनों में अगर न्यूज़ फॉलो किए हो तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं उनको सर्जरी करने की परमिशन दे दी है, जो कि अब तक बैन था। आयुर्वेद के डॉक्टर्स अब तक सर्जरी नहीं कर सकते थे विदाउट अ प्रियर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो रिसेंटली अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लिस्टेड आउट स्पेसिफिक सर्जिकल प्रोसीजर्स, ओके, सारी सर्जरी नहीं, specific surgical procedures that a postgraduate medical student of Ayurveda must be practically trained to acquaint with as well as to independently perform। तो जो आयुर्वेद में जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिन स्टूडेंट्स ने, उनको स्पेसिफिक सर्जरीज जो है वो परफॉर्म करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। वो किसी के साथ किसी को सपोर्ट भी कर सकते हैं, किसी अदर डॉक्टर को, या तो वो इंडिपेंडेंटली वो सर्जरी परफॉर्म करने के लिए एक्वेंट होने चाहिए। द नोटिफिकेशन हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो एलोपैथी के जो डॉक्टर्स है, MBBS या MD, सो उन्होंने गवर्नमेंट के इस मूव को अपोज किया है। IMA इज़ अ नेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डॉक्टर्स ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ डॉक्टर्स एज वेल एज द वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज। अब हिस्ट्री ऑफ सर्जरी इन आयुर्वेदा क्या है? अब देखिए, ये नई चीज़ नहीं है कि आयुर्वेदा में सर्जरी की जाए या नहीं की जाए, बरसों से वो की जा रही थी। The Rigveda is the earliest account of ancient Indian civilization, which mentions that Ashwini Kumars, known as Devavaidya, were the chief surgeons of Vedic periods who had performed rare legendary surgical operations। तो ऋग्वेदा is the source जहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि अश्विनी कुमार ने काफ़ी क्रिटिकल सर्जरीज जो है उनको परफॉर्म किया है। There are many granthas and samhitas dealing with Ayurveda। ग्रंथास और संहितास one kind of a document. Among them, Charak Samhita, Sushruta Samhita, and Ashtanga Sangraha are the three main pillars of Ayurveda. Charak Samhita and Ashtanga Samhita mainly deal with medicine knowledge, while the Sushruta Samhita deals mainly with surgical knowledge. राइट, तो देखिए गवर्नमेंट भी इसी को बेस बनाकर उनको परमिशन दिया है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आयुर्वेदा में, तो क्योंकि उन्होंने सुश्रुत संहिता पढ़ी है, उनको सर्जिकल नॉलेज है। सो चरक संहिता एंड अष्टांग संहिता मेनली डील विथ मेडिसिन नॉलेज, उसमें दवाइयों का नॉलेज है, वाइल सुश्रुत संहिता डील्स मेनली विथ सर्जिकल नॉलेज। Sushruta is the father of surgery. His works are compiled as a Sushruta Samhita. He described 60 types of upkarma for treatment of wounds, 120 surgical instruments, and 300 surgical procedures. Sushruta considered surgery the first and foremost branch of medicine and stated that surgery has the superior advantage of producing instantaneous effects by means of surgical instruments and appliances, and hence the highest in value of all the medical tantras। राइट, तो ये देखिए सुश्रुत के टाइम से ये सर्जरी जो है वो चली आ रही है, और सुश्रुत ने काफ़ी डिटेल में सर्जरी का जो रोल है इन द मेडिकल वर्ड उसको डिफाइन किया है। तो गवर्नमेंट इसी को बेस बनाकर परमिशन दे रही है। करंट डिबेट क्या चल रहा है? सो इट रिवॉल्व्स अराउंड अलाउिंग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन आयुर्वेदा अंडर गोइंग शल्य एंड शैलक्य टू परफॉर्म 58 स्पेसिफाइड सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो देखिए कौन सी स्पेसिफाइड सर्जिकल प्रोसीजर्स है, एक तो है जनरल सर्जरी और दूसरी जो शैलक्य जो प्रोसीजर है। देर आर टू ब्रांचेस, वन इज शैल्य एंड अदर इज शैलक्य। सो डीलिंग विथ आई, ईयर, नोज, थ्रोट, हेड एंड नेक ओरोडेंटिस्ट्री। सो ये काफ़ी
क्रिटिकल सर्जरी मानी जाती है, तो वो आपकी फॉल करेगी शैलक्य ब्रांच में। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर गवर्नमेंट क्या दे रही है? सो देर आर टू ब्रांचेज इन of surgery in Ayurveda, Shailya Tantra and Shailakya Tantra. All postgraduate students of Ayurveda have to study these courses, and some go on to specialize in this and become Ayurveda surgeons. Postgraduate education in Ayurveda is guided by the Indian Medical Central Council regulations. The 2016 regulations allow postgraduate students to specialize in Shailya Tantra, Shailakya Tantra and Prasuti evam Stri Rog, gynecology. Students of these three disciplines are granted master in surgery in Ayurveda degrees. तो आपको ये याद रखना है कि अगर शैल्य तंत्र, शैलक्य तंत्र और प्रसूति एवं स्त्री रोग में अगर किसी ने मास्टर इन सर्जरी इन आयुर्वेदा अगर उसके पास डिग्री है, तो दैट पर्टिकुलर आयुर्वेदा डॉक्टर कैन परफॉर्म दी सर्जरी। वो परमिशन उसको गवर्नमेंट की तरफ से दे दी गई है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इंटर्नशिप एंड लर्निंग फॉर आयुर्वेदा स्टूडेंट्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन स्टूडेंट्स। मेडिको लीगल इश्यूज, surgical ethics and informed consent is also part of the course apart from teaching सुश्रुत सर्जिकल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो देखिए, आयुर्वेदा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मॉडर्न टाइम्स का आयुर्वेदा ऑलरेडी ये सारी चीज़ों को भी कवर करता है, जिसमें मेडिको लीगल इश्यूज़ है। जो मॉडर्न मेडिसिन जो चीज़ें सिखा रही है वो आयुर्वेद में भी ऑलरेडी सिखाई जा रही है। तो फिर क्यों गवर्नमेंट का ये मानना है कि उनको भी वो परमिशन मिलनी चाहिए जो कि मॉडर्न मेडिसिन देता है। फॉर सेवरल सर्जरीज आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मैच दोज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। However, there is a significant divergence in post operative केयर। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो एक बार सर्जरी हो गई उसके बाद की जो मेथड्स है वो अलग है आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन जयपुर क्लेम्स दैट एटलीस्ट 1000 मेजर सर्जरीज आर परफॉर्म्ड एवरी ईयर एट द हॉस्पिटल। As per the Ayurveda practitioners, the latest notification just brings clarity to the skills that an Ayurveda practitioner possesses. A patient is usually not clear whether an Ayurvedic practitioner has the necessary skill to perform one of these operations. After the notification, they know exactly what an Ayurveda doctor is capable of. राइट, अब तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास तो यू आर अलाउड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक सर्जिकल ऑपरेशंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों लिया सडनली? सो इन इंडिया देर इज़ अ गैप इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डॉक्टर्स जो है वो काफ़ी कम है। तो वो उस गैप को फिल करने के लिए ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च अर्लियर दिस ईयर बाय ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट, a US based policy organization, the country has only 0.55 beds per 1000 people. According to a government statement in parliament in 2019, there is only one modern medicine doctor for every 1445 इंडियंस के ऊपर सिर्फ एक डॉक्टर है, जो कि WHO के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता है। क्योंकि WHO का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है कि एवरी 1000 पीपल देयर शुड बी वन मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर। सो वी आर स्टिल लैग 445 इंडियंस, और उसको हमें कैसे कवर करना है? सो द शॉर्टेज ऑफ एलोपैथिक डॉक्टर्स इंक्लूडिंग सर्जन्स इज कंपाउंडेड बाय द concentration of medical colleagues in southern states as well as unwillingness of doctors to serve in rural areas despite measures such as compulsory rural internship। तो इसकी वजह से गाँवों में जो हेल्थ केयर है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है, उसको इस नोटिफिकेशन के ज़रिए फिल किया जाएगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, तो वी ऑलरेडी नो कि गवर्नमेंट ने एक नेशनल लेवल पे, जिसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रिकॉग्निशन मिल चुका है, वैसा आयुष हेल्थ केयर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जिसमें आयुष में आयुर्वेदा इज़ द फर्स्ट की स्टेप, राइट। और आयुष का काफ़ी फ़ायदा जनरल मासेस को
मिल रहा है, तो गवर्नमेंट काफ़ी पॉजिटिव है इस स्टेप को लेकर, इस नोटिफिकेशन को लेकर, कि एक बार अगर आयुर्वेदा पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा स्टूडेंट्स को अगर सर्जरी करने के लिए परमिशन दे दी जाएगी और अगर उनको अच्छे से ट्रेन कर दिया जाएगा, तो ये जो गैप है जो कि रूरल एरियाज़ के पब्लिक को सफ़र करना पड़ता है, उसको फिल किया जाएगा और मेडिकल सुविधाएं जो है रूरल स्टेजेस पे उसको बेहतर बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो खबर हमें बांग्लादेश से आती हुई दिख रही है, दैट इज़ रोहिंग्याज एट आइसोलेटेड बांग्लादेश आइलैंड। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो रेफ्यूजीज़ है बांग्लादेश में, रोहिंग्या रेफ्यूजीज़, उनको रीलोकेट किया जाएगा एक रिमोट आइलैंड पे जो कि है बांग्लादेश की टेरिटरी। सो रिसेंटली अथॉरिटीज़ इन बांग्लादेश सेंट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ मोर देन 1500 रोहिंग्या रेफ्यूजीज टू एन आइसोलेटेड बशन चार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ओके, तो दिस इज द अंडरलाइंड टॉपिक फॉर अस, बशन चार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। राइट, देखिए दिस इज द एरिया ऑफ बांग्लादेश। यहाँ पे ये जो आइलैंड है विच इज़ अ रिमोट आइलैंड, और वो काफ़ी कटा हुआ है फ्रॉम द मेन लैंड, ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, सुविधाओं का अभाव है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे बांग्लादेशी नागरिक ज़्यादा नहीं रहते थे, तो इसीलिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उसको यूटिलाइज कर लिया है टू रीलोकेट रोहिंग्या रेफ्यूजीज़। अब देखिए इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस है या जो ह्यूमन राइट्स की जो इंस्टीट्यूशन है वो इसको अपोज कर रही है। क्यों इसको अपोज? इसलिए किया जा रहा है कि स्टडी, इकोलॉजिकल स्टडी ये बता रहे हैं कि ये जो बशनचार आइलैंड है वो एनवायरमेंटल तौर पर रेसिडेंट के लिए हैबिटेट नहीं है। ओके, अगर वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो फ्लड वाली सिचुएशन होगी, साइक्लोन, कंटिन्यूस साइक्लोन इस आइलैंड को अफेक्ट कर सकता है। सो देर आर मल्टीपल एनवायरमेंटल चैलेंजेस जिसकी वजह से वहाँ पे कोई रेसिडेंशियल हैबिटेट अभी, मतलब लोग वहाँ पे रहते हुए हमें एज ऑफ नाउ नहीं दिखते हैं। तो फिर क्यों बांग्लादेश गवर्नमेंट ने रोहिंग्याज को वहाँ पे रिलोकेट किया? ताकि रोहिंग्याज जो है वो मेनलैंड के जो सिटीज़न है बांग्लादेश के, उनके रिसोर्सेज को अफेक्ट ना करे। राइट, सो द रोहिंग्या पीपल आर स्टेटलेस इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप हु रिसाइड्स इन रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार, बट रखाइन म्यांमार से उनको भगाकर निकाल दिया गया था म्यांमार से। There were an estimated 1 million Rohingya living in Myanmar before the 2016-17 crisis. An estimated 625,000 refugees from Rakhine, Myanmar had crossed the border into Bangladesh since August 2017. The majority are Muslim while a minority are Hindu. So ये जो रोहिंग्या कम्युनिटी है उनमें मेजॉरिटी जो पीपल है दोज आर मुस्लिम. They are described by the United Nations as one of the most persecuted minorities in the world. The Rohingya population is denied citizenship under the 1982 Myanmar nationality law. They have denied the Rohingya the possibility of acquiring a nationality. तो म्यांमार गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो वहाँ पे माइनॉरिटी थे, उनको मना कर दिया कि आपको म्यांमार की नेशनलिटी नहीं मिलेगी। और फिर वहाँ पे बुद्धिस्ट पीपल जो कि वहाँ पे मेजॉरिटी में, बुद्धिस्ट और रोहिंग्या के बीच में काफ़ी एथनिक क्लैशेस हो रहे थे, जिसके चलते रोहिंग्या को वहाँ से परसिक्यूट होना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा। ऑल्दो रोहिंग्या हिस्ट्री इन द रीजन कैन बी traced back to the 8th century, Myanmar law does not recognize the ethnic minority as one of the 8 national indigenous races. The flow of Rohingya from Myanmar intensified in 2017 and the coast near the Bangladeshi city of Cox's Bazar was taken over by refugee settlement. तो पिछले 3 सालों में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उनको कॉक्सेस बाजार करके एक जो सिटी है वहाँ पे रखा हुआ था, बट नाउ दे हैव डिसाइडेड टू रिलोकेट द एंटायर community. In June 2015, the Bangladesh government suggested resettling Rohingya refugees on the Bashan Char island under the Ashrayan project.
recent development क्या है? So the Bangladesh government is moving these refugees to an isolated island known as Bashan Char, which is located at 21 miles, approximately 34 kilometers from the mainland Bangladesh. अब Bashan Char क्या है? So Bashan Char, a floating island also known as Charpia or Thengar Char Island, is an island in Hatia, Bangladesh. It surfaced only 20 years ago and was never inhabited. देखिए वो ज़मीन पर 20 साल पहले ही देखने को मिला है। उसके पहले वो सबमर्ज्ड था, सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी में डूबा हुआ था और अभी तक वहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। It was formed with Himalayan silt from the mouth of river Meghna in 2006, spanning 40 square kilometers. The island, which was once regularly submerged by monsoon rains, now has flood protection embankments, houses, hospitals, mosque built at cost of more than $112 million by the Bangladesh Navy. तो क्योंकि रोहिंग्यास को वहाँ पे रिलोकेट करना था, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उनको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा दी है, उसके बाद उनको वहाँ पे रिलोकेट किया है। ओके, हर एक फैमिली को रहने के लिए घर दिया गया है, हॉस्पिटल की सुविधा है, मॉस्क बिल्ड करवा दिया गया है, एजुकेशन के लिए स्कूल वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। बट स्टिल क्योंकि वो अगर मान लीजिए बारिश होती है या फ्लड वाली सिचुएशन में वो इनहेबिटेड नहीं है, इसलिए उसको इंटरनेशनल लेवल पे अपोज किया जा रहा है। इट इज़ अंडर वाटर फ्रॉम जून टू सितंबर बिकॉज ऑफ द मॉनसून। तो अब ये देखना है कि गवर्नमेंट इसके साथ, बांग्लादेश गवर्नमेंट इसके साथ कैसे डील करेगी। ओके, सो दिस वाज द न्यूज़ ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इंडिया का स्टैंड काफ़ी क्लियर है रोहिंग्यास पे। इंडिया भी रोहिंग्यास को नेशनल थ्रेट मानता है और उनको इंडियन नेशनैलिटी देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी। इंडिया मेंटेन्स दैट रोहिंग्यास आर अ थ्रेट टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड हैव लिंक्स विद इंटरनेशनल टेरर ग्रुप्स। इंडिया हैज़ सो फार रिफ्यूज्ड टू एक्सर्ट एनी प्रेशर ऑन म्यांमार फॉर टेकिंग द रोहिंग्यास बैक एंड गिविंग देम रिकग्निशन एज द सिटीजन्स ऑफ म्यांमार। और जो इलीगली रह रहे हैं उनको निकालने की प्रोसीजर जो है वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है। तो इंडिया का स्टैंड इसके ऊपर काफ़ी क्लियर है। इंडिया उनको एज अ रेफ्यूजी के तौर पर लेने के लिए रेडी नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो जुपिटर सैटर्न ग्रेट कंजक्शन, अभी पिछले कुछ दिनों में जुपिटर और सैटर्न इतने नज़दीक आ गए कि अर्थ पे से वो 1 डिग्री से ज़्यादा सिर्फ दूर थे और वो नज़ारा हमें देखने को मिला, जो कि जनरली 20 साल में एक बार वो देखने को मिलता है। सो इन अ रेयर सेलेशियल इवेंट, जुपिटर एंड सैटर्न विल बी सीन वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑन 21 December 2020, अपीयरिंग लाइक वन ब्राइट स्टार। कंजक्शन क्या है? सो इन इफ टू सेलेशियल बॉडीज विजुअली अपीयर close to each other from earth, it is called as a celestial conjunction. Great conjunction क्या है? So astronomers use the term great conjunction to describe meeting of the two biggest worlds in the solar system, Jupiter and Saturn. It happens about every 20 years. तो दो जो ग्रह है हमारे, दो जो प्लेनेट है हमारे जुपिटर और सैटर्न, वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि अर्थ पे से वो ऑलमोस्ट 1 डिग्री दूर दिखेंगे। द कंजक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्बिटल पाथ्स ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न कमिंग इनटू लाइन एज व्यूड फ्रॉम द अर्थ। जुपिटर ऑर्बिट्स द सन अबाउट every 12 years and Saturn about every 29 years. The conjunction will be on 21st of December 2020, also the date of the December solstice. It will be the closest alignment of Saturn and Jupiter since 1623 in terms of distance. The next time the planets will be this close is 2080. They will appear to be close together, however they will be more than 400 million miles apart. Okay, so क्योंकि वी आर वॉचिंग फ्रॉम अर्थ, तो फ्रॉम द अर्थ पर्सपेक्टिव वो हमें नज़दीक दिखेंगे, बट वो इतने नज़दीक है नहीं। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस दे आर स्टिल 400 मिलियन माइल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो जिनको इंटरेस्ट है
वो ऑन 21st ऑफ दिसंबर, ये न्यूज़ पे ध्यान रखें, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इज चाइनाज आर्टिफिशियल सन। सो चाइना ने बेसिकली एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है जो कि 15,000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है जो अचीव कर सकता है। तो चाइना ऐसा फर्स्ट कंट्री बन गया है। चाइना सक्सेसफुली पावर्ड अप इट्स आर्टिफिशियल सन nuclear fusion reactor for the first time recently, marking great advance in the country's nuclear power research capabilities. The nuclear reactor is expected to provide clean energy. तो इसका बेसिक जो एम है, जो कि चाइना बता रहा है कि क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर रेडी किया गया है। और नाम क्या है उसका? सो द HL2M टोकमाक रिएक्टर इज चाइनाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस, एंड साइंटिस्ट्स होप दैट द डिवाइस कैन पोटेंशियली अनलॉक अ पावरफुल क्लीन एनर्जी सोर्स। HL2M टोकमाक डिवाइस इज यूज्ड इन to replicate the nuclear fusion process that occurs naturally in the sun, और इसीलिए उसको artificial sun का नाम दिया गया है। It uses a powerful magnetic field to fuse hot plasma and can reach temperatures of over 150 million degrees Celsius, approximately 10 times hotter than the core of the sun. Located in the Sichuan province, the reactor is often called an artificial sun on account of the enormous heat and power it produces. Okay, तो ये चाइना ने बताया है कि हमने ये we have already achieved this. Now अलग अलग एजेंसीज जो है वो इसको स्टडी करेगी कि हाउ चाइना हैज़ अचीव्ड दिस। तो ये आपका आज का लेक्चर था। आई होप यू हैव लाइक द लेक्चर। अगर कोई डाउट है सो यू कैन रीच आउट टू मी एंड वी कैन सॉल्व द डाउट। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।